हेलो स्टूडेंट, स्वागत अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 12th का जो है बायो का सेकेंड चैप्टर का यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो है आज हम लोग देखेंगे। फटाफट इस वीडियो को जो है अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो है सेकेंड चैप्टर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्न जो आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ कर चुके हैं, यदि आप लोग वह वीडियो अभी तक नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है फर्स्ट चैप्टर का भी MCQ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, यानी पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन कैसे होता है उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्प को कहते हैं। जो वैसे पुष्प जो हवा के द्वारा परागन होता है उस पुष्प को क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे वायु परागित पुष्प। क्या बोलेंगे? वायु परागित पुष्प। यानी इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी वायु परागित पुष्प हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अनुमीलिय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। जो अनुमीलिय पुष्प होते हैं वह निश्चित रूप से क्या होते हैं? तो वह निश्चित रूप से होगा स्वयंपोषी, यानी स्वयंपरागित। क्या होगा? स्वयंपरागित होगा। जो अनुमीलिय पुष्प हो गए वह निश्चित रूप से स्वयंपरागित पुष्प होते हैं। इसको आप लोग जो है नोट करते जाएंगे अपने अपने नोटबुक में, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। इसका आंसर हो जाएगा कीट परागन। क्या जाएगा? कीट के द्वारा। जो एंटोमोफिल्स मतलब इसको कीट परागित पुष्पों में परागन का जो माध्यम होता है वह कीट होता है। क्या होता है? कीट। नेक्स्ट प्रश्न है कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वह है भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। जो नारियल आप लोग देखे होंगे, नारियल में जो है तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है वह भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में यानी प्राइमरी स्पोरोसाइट्स में जो है ऑटोसोम की संख्याएं कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी 44 हो जाएगा। ठीक है, यह जो है थोड़ा प्रश्न जो है तीसरे चैप्टर का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसके लिए माफी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है 6 नंबर हो जाएगा कि पुष्पीय पादपों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। जो पुष्पी पादप होते हैं उसके भ्रूणपोष में जो है कितने गुणसूत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए 3n, मतलब यह जो है त्रिसूत्रीय होगा। क्या होगा? त्रिसूत्रीय, मतलब त्रिगुणित होता है। अगर पूछा जाए भ्रूणपोष क्या होता है तो वह त्रिगुणित होगा। क्या होगा? त्रिगुणित। n मतलब होता है अगुणित, 2n मतलब होता है द्विगुणित, 3n मतलब होता है त्रिगुणित। यानी उसी प्रकार से यह भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो युग्मक बनता है इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। यानी युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? जो हाइड्रिला है उसमें रंध्र जो पाया जाता है कहाँ पर? तो पत्ती में या तने में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। जो परागकण होता है उसका बाह्य चोल जो है किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका? स्पोरोपोलेनिन का जो है बना होगा परागकण का बाह्य चोल। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर की अनुमीलिय परागित पुष्प होते हैं। जो अनुमीलिय परागित पुष्प होगा वह जो है स्वयंपरागित होगा। क्या होगा? स्वयंपरागित पुष्प होंगे। याद रखेंगे, स्वयंपरागन की क्रिया उसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंड समुच्च बना होता है। जो अंड समुच्च होता है वह किसका बना होता है? अंड कोशिका का या सहायक कोशिका का या दोनों का? इसका आंसर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, यानी जो अंड समुच्च हैं आप लोग जब पढ़े होंगे तो उसमें जो है अंड द्वार की ओर जो है कोशिकाएं रहता है। ठीक है ना, अंड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं रहता है उसमें एक होता है अंड कोशिका, 2 होता है सहायक कोशिका। दोनों को मिला करके जो बोला जाता है अंड समुच्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंड समुच्च। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पानी द्वारा
पर परागन को क्या कहते हैं? जब जल के द्वारा, पानी मतलब जल के द्वारा जब परागन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जल परागन। क्या बोलेंगे? जल परागन। याद रखना है, पानी के द्वारा पर परागन को कहते हैं जल परागन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कायनज्म की अवस्था में पाया जाता है। कायनज्म, ठीक है, की अवस्था में पाया जाता है, इसका हो जाएगा आंसर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण में मौजूद ऑक्सीन, जो परागकण में मौजूद होता है ऑक्सीन की वृद्धि में मदद करता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग नली एवं अंडाशय में जो है वृद्धि करता है। ठीक है, जो परागकण में मौजूद होता है ऑक्सीन नामक हार्मोन, वह जो है पराग नली एवं अंडाशय के जो है वृद्धि में मदद करता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकोश संबंधित है। जो परागकोश है वह किससे संबंधित है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा पुष्प कलिकाओं के खुलने से, यानी पुष्प कलिकाओं के खुलने से जो है क्या हो जाएगा? परागकोश का जो संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परागकोश यानी परागन का जो है परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजीनियस। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी डेथेकस परागकोश में होता है, जो डेथेकस परागकोश होता है उसमें जो है 4 माइक्रोस्पोरोजीनिया पाया जाता है। कितना? 4 माइक्रोस्पोरोजीनिया जो है पाया जाता है, इसको भी जो आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, 18 का। नेक्स्ट प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न है, यानी किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? यानी किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोमात्री कोशिका जो होगा, जो स्पोरोमात्री कोशिका होता है उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोमात्री कोशिका। ठीक है, फटाफट जो है इसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, यानी लगभग मोस्ट 100 प्लस जो है आज हम लोग MCQ देखेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न जो है आता है हर बार। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? जो परागकण होता है उसका निर्माण जो होता है पोलेन सेक में। कहाँ होता है? पोलेन सेक मतलब परागकोश। पोलेन सेक को हिंदी में बोलेंगे परागकोश में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, परागकण होता है, परागकण जो होगा अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा या चतुर्थ गुणित होगा? इसका आंसर मारना है अगुणित। क्या होगा? अगुणित। परागकण जो है वो अगुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर याद रखेंगे कोमेरा रिनसन्स ने जो है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का खोज किया था। कोमेरा रिनसन्स नामक एक वैज्ञानिक था जो कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का खोज किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, टेपिटम के कार्य, जो टेपिटम का जो कार्य होता है वो होता है पोषण प्रदान करना। किसको? पोषण प्रदान करना जो है टेपिटम का यह कार्य है, इसको याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेपिटम का जो मुख्य कार्य है पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। जो अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? तो इसका हो जाएगा सिनगेमी। क्या आ जाएगा? सिनगेमी इसका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? इसमें जो है हो जाएगा इनमें सभी, यानी जायफल, लीची, शरीफा, सभी का जो हम लोग बीजचोल खाते हैं, याद रखना है। अगर ये तीनों ऑप्शन रहता है, एक इनमें सभी रहेगा तो इसका आंसर इनमें सभी होगा। अगर ये 3 में से कोई भी, जायफल, लीची, शरीफा में से कोई एक रहे तो इसमें टिक लगाना है। ठीक है, जायफल का भी हम लोग बीजचोल खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, शरीफा का भी जो हम लोग बीजचोल खाते हैं। ठीक है, ये था महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। आइए 26 नंबर से। ठीक है, महत्वपूर्ण MCQ जो है आज के क्लास में होने वाला है, लगभग 100 प्लस होगा। ठीक है, आइए फटाफट जो इस वीडियो को शेयर कर दे अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दीजिए, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन जो है कीटभक्षी पौधा है? तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, इसका जो आंसर हो जाएगा डोरेसा और नेप्थेंसिस। क्या लिखा है? नेफेंथिस। ठीक है, यह दोनों पादप जो यानी ए और बी, इसका दोनों आंसर हो जाएगा ए और बी। दोनों पादप जो क्या है कीटभक्षी पादप है, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले
कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? जो दोहरा निषेचन में जो भाग लेता है उसमें केंद्रकों की संख्या पूछ रहा है, 5 याद रखें। कितना? 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसमें एंडोस्पर्म करा एवं न्यूक्लियोसेक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आइवरी वेयर। क्या हो जाएगा? आइवरी वेयर पेथेलेम्पस, क्या जाएगा? पेथेलेम्पस, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरा नारियल यानी डाब में जो है, जो हरा नारियल किसको बोलते हैं? डाब, जिसको आप लोग बोलते हैं टाब में जो है निहित दुधिया जल होता है, वह क्या होता है? तो वह जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या लिखा है? डेंजरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट 30 प्रश्न है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो 14 है, तो सेनेग्रिड्स में जो है इसकी संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाता है, ठीक है। किसी मूल कोशिका में अगर गुणसूत्र की संख्या अगर क्या है 14 है तो उसके युग्मक में जो है 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7, याद रखेंगे। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? जो मक्का में आप लोग खाते हैं उसमें जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है उसको बोला जाता है अल्यूरोन भित्ति। क्या बोलते हैं? अल्यूरोन भित्ति बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनता है? यानी एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब होता है तो उससे कितने नर युग्मक का जो है निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4, यानी बताए थे हम लोग क्लास में, ठीक है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वह 4 भाग में विभाजित होता है, यानी 4 पुत्री कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है एक अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होती है कितना? तो इसका हो जाएगा आंसर 36। कितना हो जाएगा? 36, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी वान मीर। क्या जाएगा? वान मीर, याद रखेंगे। एक वैज्ञानिक है वान मीर जिसे आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक बुलाया था। भारतीय अगर रहता तब अगला इसका आंसर चेंज हो जाता, तब हो जाता पंचानन महेश्वरी, ठीक है। यह बोल रहा है केवल आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वानवीर, ठीक है। अगर भारतीय आधुनिक विज्ञान का जनक पूछता तब हो जाता पंचानन महेश्वरी, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसको आप लोग बोलते हैं नीला कुरेजी, ठीक है, नीला कुरेजी यानी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी में जो सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था, यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए केरल एवं तमिल यानी कर्नाटक के क्षेत्र में जो है यह पुष्प जो है पाया जाता है, नीला कुरेजी, जो कि 12 वर्ष में जो है एक बार इसमें जो है पुष्प खिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इंडोस्पर्म द्वारा किससे पोषण दिया जाता है? जो इंडोस्पर्म होता है इसमें जो है किसके द्वारा जो है पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण के, ठीक है। इंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण? इंडोस्पर्म मतलब हो गया भ्रूणपोष, भ्रूणपोष के द्वारा जो है पोषण प्रदान होगा किसको? भ्रूण को, याद रखेंगे, भ्रूण को पोषण देगा वह। नेक्स्ट प्रश्न है आवृत्त बीजी में निषेचन होता है। जो आवृत्त बीजी होता है उसमें निषेचन होगा भ्रूणकोश में। कहाँ होगा? भ्रूणकोश, याद रखेंगे। आवृत्त बीजी में निषेचन होता है भ्रूणकोश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किसे बनता है? जो निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण, बीज का जो आवरण होता है वह किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेग्यूमेंट। किसका? इंटेग्यूमेंट से जो है बीज का आवरण बनता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यह था 38वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 39 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए जो आवश्यक है, यानी निषेचन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर जो ओव्यूल का होना, ओव्यूल में अंड जब तक नहीं होगा तो निषेचन प्रक्रिया जो संपन्न नहीं होगा, इसलिए जो है ओव्यूल का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है इम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होता है। जो इम्ब्रियो सेक जब प्रवेश करता है पराग नलिका में तो उसमें जो है क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नर युग्मक होता है। कितना होता है? 2 नर युग्मक, ठीक है। इम्ब्रियो सेक
के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होता है 2 नर युग्मक। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा 2 नर युग्मक, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोहरा निषेचन। देखिए यहाँ लिखा गया बोहरा होगा लेकिन दोहरा, ठीक है। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। इसमें जो है एक नर युग्मक का जो एक के साथ दूसरे नर युग्मक का, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन होता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो इसका हो जाएगा। यानी एक नर युग्मक का एक्स यानी अंड जो के साथ जो है दूसरे नर युग्मक के द्वितीयक केंद्रक के साथ जो संयोजन होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? दोहरा निषेचन जो है यह द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री आवृतबीजी का जो है विशेषता है, याद रखेंगे। दोहरा निषेचन जो है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री और सभी जितना भी आवृतबीजी पादप है, आवृतबीजी मतलब हो जाएगा पुष्पीय पादप, यानी वैसा पादप जिसमें पुष्प खिलता हो उसको बोलेंगे आवृतबीजी, ठीक है, याद रखेंगे। इसका जो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी आवृतबीजी का, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिसंलयन, यानी त्रिसंचयन क्या है? त्रिसंचयन बोले या त्रिसंलयन बोले, ठीक है। त्रिसंचयन क्या है? एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियोसेंक में जो है संचयन को जो है क्या बोलते हैं? त्रिसंचयन बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसका आंसर ए नंबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये जो बीज है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है? ये जो है युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। जो बीज जो बनता है वह नर और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, इसलिए जो है बीज को क्या बोला जाता है? लैंगिक जनन का जो उत्पाद हम लोग बोलते हैं बीज को, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। जो आवृतबीजी होता है उसमें भ्रूणपोष होता है, एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित, इसका आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। जो आवृतबीजी में भ्रूणपोष होगा वह त्रिगुणित होगा। क्या होगा? त्रिगुणित, याद रखेंगे। यहाँ देखिए भ्रूणपोष बोला जा रहा है, भ्रूणकोष बोलता है तब 2 गुणित होता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? जो यानी जितना भी पादप जगत है उसमें जो है लैंगिक जनन को सर्वप्रथम जो है किसने दर्शाया था? कैमेरियस नामक जो एक वैज्ञानिक है, CAMERARIOUS, कैमेरियस ही बोलेंगे इसको। कैमेरियस नामक एक वैज्ञानिक था जो कि पादपों में जो है लैंगिक प्रजनन को जो सर्वप्रथम यानी पहली बार जो दर्शाया था। इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो है हो रहा है, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज जो हम लोग लगभग 100+ MCQ जो है प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है पुष्पीय पादपों में एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? जो पुष्पीय पादपों में एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टेमिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टेमिनेट। क्या बोलेंगे? एस्टेमिनेट, यानी पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प को जो है एस्टेमिनेट बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेमेन एंड फर्टिल भाग है किसका? तो यह जो है पराग कोश का जो है भाग है, ठीक है। स्टेमेन एंड फर्टिल भाग है किसका? पराग कोश का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? जो पुष्प है वह किसका रूपांतरित भाग है? तो याद रखेंगे यह पत्तियों का जो रूपांतरित भाग है, यानी पुष्प जो है वह पत्ती का रूपांतरित भाग है। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न, एम्फीमिक्सेंस से तात्पर्य क्या है? एम्फीमिक्सेंस से तात्पर्य क्या है? तो इसका हो जाएगा एम्फीमिक्सेंस मतलब हो जाएगा संलयन। क्या हो जाएगा? संलयन। एम्फीमिक्सेंस को हिंदी में बोला जाता है संलयन। संलयन से क्या तात्पर्य? यानी नर एवं मादा प्रतिकेंद्रकों का संयोजन को हम लोग बोलेंगे संलयन, ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, नर एवं मादा प्रतिकेंद्रक का संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? जो पुंकेसर होता है वह कितने भागों में बटा होता है? आप लोग को हम लोग बताए थे कि पुंकेसर जो है 2 भाग बटा रहता है। कितने भाग में? 2 भाग में आप लोग
पुंकेसर का जो है पिक्चर भी आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार का जो है पुंकेसर होता है, ठीक है। ऊपर के भाग को याद रखेंगे। जो अंडाशय बोला पुंकेसर में कितने भाग होंगे? 2 भाग। इसको जो है याद रखना है, पुंकेसर में कितने भाग होंगे? 2 भाग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, ठीक है, फटाफट आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे अपने अपने नोटबुक में, क्योंकि यहीं से जो प्रश्न छपेगा, ठीक है। आइए, लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जो लघु बीजाणु ध्वनि होता है उसके सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेपिटम। टेपिटम जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। लघु बीजाणु ध्वनि के सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं, ठीक है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? जो पुष्प है उसके नर जनन अंग को जो पुमांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमांग। यानी पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुमांग कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, पुष्प के नर जनन अंग याद रखना है, पुमांग। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे जयांग। क्या कहेंगे? पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो परागकण होता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो परागकण जो है नर युग्मको बिंद का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि परागकण जो है परागकोश से बनता है। परागकोश जो है कहाँ होता है? पुमांग में। कहाँ होता है? पुमांग का जो भाग है परागकोश, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए परागकण हो जाएगा नर युग्मको बिंद का जो है यह प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? जो परागकण होता है उसका बाहरी चोल जो होता है वह किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। किसका? स्पोरोपोलेनिन का बना होगा परागकण का बाह्य चोल, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन है? तो इनमें जो है वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडासन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि स्त्री केसर को हम लोग जो 3 भाग में बांट के पढ़े थे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला भाग था वर्तिकाग्र, बीच वाला जो लाइन जो दिख रहा होगा उसको बोलते हैं वर्तिका, बीच नीचे का फूला वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। तो याद रखेंगे स्त्री केसर का जो 3 भाग होता है, यह तीनों भाग जो है स्त्री केसर का, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं परागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? यानी कौन एक ऐसा पादप है जो कि स्वयं परागन को रोक सकता है? एरंड एक पादप है जो कि स्वयं परागन को रोकता है, ठीक है, याद रखेंगे। एरंड याद रखना है, स्वयं परागन को जो रोकता है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है, युग्मक संलयन पूर्ण होने का पर क्या होता है? जो युग्मक संलयन जब पूर्ण हो जाता है उसमें क्या होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मनज बोलिए या जायगोट बोलिए, ठीक है। इसकी रचना होता है, नहीं युग्मनज बनता है। नहीं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करेगा तो जब युग्मक संलयन, युग्मक मतलब एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा, जब दोनों जो है संलयन करेगा तो उससे जो है युग्मनज बनेगा। इसको हम लोग इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। वही जायगोट से फिर जो है भ्रूण बनेगा, इस प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जायगोट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के संलयन यानी युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान हो लेते हैं। इस परिघटना को क्या बोलेंगे? जब यानी युग्मक संलयन भी होगा और त्रिसंलयन भी होगा तो इसको बोलेंगे दोहरा निषेचन। क्या बोलेंगे? दोहरा निषेचन हम लोग बोलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछ दे परिभाषा भी दोहरा निषेचन क्या है या द्विनिषेचन क्या है तो बोलेंगे युग्मक संलयन यानी युग्मक संलयन को सत्य निषेचन भी बोलेंगे, यानी सत्य निषेचन और त्रिसंलयन ये त्रिनिषेचन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है दोहरा निषेचन, याद रखेंगे। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से आभासी फल कौन है? आभासी फल कौन है? स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब, तीनों जो है क्या है? आभासी फल है, ठीक है, याद रखेंगे। यह तीनों क्या है? आभासी फल है, तीनों याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब क्या है? आभासी फल का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर कहते हैं, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यानी बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही जो बीज का निर्माण हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओसंग जनन। क्या बोलते हैं? ओसंग जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओसंग जनन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कीटों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? जो कीट के द्वारा जब परागन क्रियाएं संपन्न होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली, याद रखेंगे, कीट परागित, ठीक है, कीट परागन बोलेंगे, ठीक है, इसको हिंदी में। नेक्स्ट है, एक पुष्पी पादप में
नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? जो एक पुष्प में जो है नर जनन अंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलेंगे। एक पुष्पी पादप में जो है नर जनन अंग को क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई क्या होता है? जो एक पुष्पी पादप होता है उसमें मादा जनन अंग की इकाई को क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता है मादा जनन अंग की इकाई को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, क्योंकि पुष्प के जो मादा जनन अंग को ज्यांग कहते हैं। ज्यांग की इकाई क्या होता है? स्त्री केसर होता है। या स्त्री केसर के जगह पर अंडप भी रह सकता है। क्या रहेगा? अंडप या स्त्री केसर दोनों हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, अंडप भी याद रखेंगे और स्त्री केसर भी साथ साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्रक को हम लोग क्या कहेंगे? जो परागकण के बाह्य चोल में जो सुस्पष्ट रंध्रक पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक परागकोश परिपक्व होता है, ठीक है, वो परिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिका का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे बीजाणु जनन उत्तक। क्या बोलेंगे? बीजाणु जनन उत्तक बोलेंगे। याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है। जो परागकोश होता है एक 4 कोशिकीय संरचना होता है। ठीक है, उसमें 4 कोशिकाएं होता है, जिसमें 4 कोनों पर क्या सम्मिलित समाहित होता है? जो चारों कोनों पर जो क्या समाहित होता है? लघु बीजाणु धानी समाहित होता है। ठीक है, क्या होता है? लघु बीजाणु धानी समाहित रहेगा। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? कौन है जो कि जलीय घास है? इसका हो जाएगा जोस्टेरा। क्या जाए? जोस्टेरा क्या है? यह एक जलीय घास है, यानी जल में पाए जाने वाला घास। ठीक है, याद रखेंगे जोस्टेरा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नर पुष्प का भाग है? यानी निम्नलिखित में कौन जो है नर पुष्प का भाग है? तो यह हो जाएगा पुमांग। क्या हो जाएगा? पुमांग जो है नर पुष्प का जो भाग है। याद रखेंगे पुमांग। कहते हैं मादा पुष्प निम्न में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प के कौन से भाग है? तो मादा पुष्प के हो जाएगा ज्यांग। क्या हो जाएगा? ज्यांग को जो है मादा पुष्प का जो है भाग बोला जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पराग थैले किस में पाया जाता है? जो पराग थैली है वह परागकोश में पाया जाएगा। किसमें? परागकोश में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एनाटोपस बीजांड होता है। जो एनाटोपस बीजांड होता है वह उल्टा होगा। क्या होगा? एनाटोपस के बारे में पढ़ाए थे हम लोग, बीजांड जो उल्टा जो तस्वीर बनाए थे। ठीक है, वह एनाटोपस बीजांड मतलब उल्टा बीजांड होगा उसमें। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं, जिसके कारण परागन जो है मुश्किल होता है या होती ही नहीं है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हरकोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हरकोगेमी। कुछ पादप होते हैं जिसके परागकोश व वर्तिकाग्र के बीच जो है कुछ प्राकृतिक रोग हो जाता है, जिसके कारण जो परागन क्रियाएं संभव नहीं हो पाता है, तो उस घटना को हम लोग बोलेंगे क्या? हरकोगेमी। क्या बोलेंगे? हरकोगेमी बोलेंगे। इसको याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? जो भ्रूणपोष है उसका जो उत्पत्ति किससे होगा? गुरु बीजाणु से। किससे? गुरु बीजाणु से होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भ्रूणपोष की उत्पत्ति जो है गुरु बीजाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टेपिटम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होता है, जो पोषण प्रदान करता है, उसको हम लोग टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? जो सेमल होता है, सेमल, उसमें किसके द्वारा परागन होगा? इसमें चमगादड़ के द्वारा होगा। किसके द्वारा? चमगादड़। यानी सेमल में जो है चमगादड़ के द्वारा जो है परागन होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है, इनमें कौन द्विगुणित है? ठीक है, द्विगुणित है, इसमें कौन? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। यानी द्वितीयक केंद्रक जो होगा यह द्विगुणित होगा। ठीक है, याद रखेंगे। जब भ्रूणकोश का जब हम तस्वीर बना रहे थे उसमें बताए थे बीच का जो केंद्रक जो होता है वह द्वितीयक केंद्र होता है, क्योंकि जो निभाग की ओर से एक केंद्रक आकर के बीच में आ जाता है और जो एक
जो है नीचे से जो एक केंद्रक जो बीच में चला जाता है, बीजाणु द्वार की ओर से एक जाता है, एक निभाग की ओर से, दोनों बीच में जो है संयुक्त रूप से जब मिल जाता है उसको बोला जाता है द्वितीयक केंद्रक। वह जो होगा द्विगुणित होगा। क्या होगा? द्विगुणित। नेक्स्ट प्रश्न है पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? जो पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोपाइलोमा। किसके द्वारा? माइक्रोपाइलोमा के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है किसमें? इसका आंसर जो भ्रूणपोष में। किसमें? भ्रूणपोष में। यानी आवृतबीजी पादप में जो है बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है भ्रूणपोष में। किसमें? भ्रूणपोष में जो है परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? जो परागकोश भित्ति में इनमें से कौन नहीं होता है? तो एंडोथीसियम जो है नहीं पाया जाता है। जब परागकोश जब बनता है उसमें जो एंडोथीसियम नहीं होगा, मध्यप्रथ होगा, टेपिटम भी होगा, इंटेग्यूमेंट नहीं होगा, यानी एंडोथीसियम होगा, अंतः स्तर होगा, मध्य स्तर भी होगा, टेपिटम भी होगा, इंटेग्यूमेंट जो है क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या होता है? यानी परागकोश भित्ति में जो है इंटेग्यूमेंट जो है नहीं पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आइए, भ्रूण कोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ठीक है, अंड समुच, द्वितीयक केंद्रक या गुरु बीजाणु, जन कोशिका या एंटीपोडल्स। इसका आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु जन कोशिका जो है भ्रूण कोश में नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, भ्रूण कोश में जो है नहीं पाया जाएगा। क्या कितना नंबर प्रश्न था जी? याद रखेंगे एंटीपोडल्स। इसका जो सही आंसर गुरु बीजाणु हो गया था। यानी परिभ्रूणपोष किसका बना हुआ होता है? बचा हुआ भाग होता है। इसका हो जाएगा आंसर बीजांड काय का जो बचा हुआ भाग होता है परिभ्रूणपोष। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? ठीक है, आम में जो है एरिल नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परागकण किसकी विशेषता है? परागकण जो है किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर आवृतबीजी में अनावृत बीजी की। ठीक है, यह विशेषता हो जाएगा। ठीक है, आवृतबीजी का जो है विशेषता हो गया परागकण। नेक्स्ट प्रश्न है पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। जो पर परागण से प्राप्त संतति होगा वह क्या दर्शाएगा? तो उच्च श्रेणी को दर्शाएगा। किसको? उच्च श्रेणी को दर्शाएगा, या विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका यह जो है निभाता है। ठीक है, पर परागण। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है परागण तभी होता है जब कोई परागकण क्या होगा? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। ठीक है, परागण क्रियाएं तब होगा जब परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है एनेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एनेमोफिली में जो है परागण किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली में जो है परागण क्रियाएं जो है किसके द्वारा होगा? तो कीट के द्वारा होगा। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र, ठीक है, यहाँ कान लिखा गया, वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाएं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को होमोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोगेमी। याद रखेंगे, जब परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक समय में ही विकसित होगा तो होमोगेमी यानी समकालपक्वता इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकालपक्वता। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम होता है। जो पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम होता है, इसका आंसर है श्रेष्ठ संतति जो है बनता है। क्या बनता है? पर परागण से जो है श्रेष्ठ संतति बनता है, इसलिए यह जो है बहुत ही लाभदायक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है परागकण का उसी पौधे के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जमा होने को क्या कहेंगे? जब कोई एक पौधे का जो परागकण जो है
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है जमा हो जाएगा, यानी उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, तो उसको स्वपरागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपरागण, यानी गेनिटोजेनेसिस, ठीक है, जीनियम, इसको याद रखेंगे। स्वपरागण यहाँ कर लेना है काट के, ठीक है, स्वपरागण, इसका हो जाएगा स्वपरागण, आंसर मार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हो जाए, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है, जब किसी भी पुष्प में जो परागकोश एवं वर्तिकाग्र जो है अलग अलग समय में जो है परिपक्व होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यानी डैकोगेमी। क्या बोलते हैं? डैकोगेमी, यानी पृथक कालपक्वता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पृथक कालपक्वता, इसका हिंदी हो जाएगा, याद इसका लिख लेना, पृथक कालपक्वता। मतलब जब किसी भी पुष्प का जो परागकोश वर्तिकाग्र जो अलग अलग समय में जो है विकसित होगा, तो उसको बोलेंगे पृथक कालपक्वता, ठीक है। यानी इस प्रकार के पुष्प में जो है पर परागण हो सकता है, स्वपरागण तो होगा ही नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही पुष्प के मादा जनन अंग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी एक ही पुष्प के मादा जनन अंग का जो है परागकोश से पहले, जब मादा जनन अंग पहले विकसित हो जाएगा परागकण से, तो उसको बोलेंगे स्त्री कालपक्वता। क्या बोलेंगे? इस पूर्व स्त्री कालपक्वता। क्या बोलेंगे? पूर्व स्त्री कालपक्वता, यानी इसका आंसर हो जाएगा पोर्टोगेनी, ठीक है, याद रखेंगे। पोर्टोगेनी इसको बोला जाता है पूर्व स्त्री पक्वता, इसको हिंदी में क्या आ जाएगा? पूर्व स्त्री पक्वता बोलेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है, यानी किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण इसमें से कौन है? तो मक्का जो है पर परागण का जो विशिष्ट उदाहरण है, याद रखेंगे। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, परागण में लीवर मैकोनिज्म, ठीक है, किसमें होता है? ठीक है, इसका आंसर साल्विया हो जाएगा, ठीक है। साल्विया में जो है देखिए होता है परागण मधुमक्खी के द्वारा, ठीक है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट प्रकार की घटनाएं होता है, एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है लीवर मैकेनिज्म, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, परागण सभी पुष्प अंगों के एब्सेशन को उकसाता है, कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटल्स। क्या जाएगा? पीटल्स जो क्या करता है, परागण के समय पुष्प के कुछ अंगों को क्या करता है? उकसाता है, पीटल्स अपवाद, इसको अपवाद छोड़कर, यानी पीटल्स को छोड़ करके सभी अंगों को, चाहे वो परागकोश हो, सेपल्स हो, ठीक है, नहीं रेक्टोपेटल्स हो, इस सब को जो उकसाने का काम करता है, याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए, जो स्वपरागण की घटनाएं तब होगा जब वह पुष्प क्या होगा? द्विलिंगी होगा, क्योंकि आप लोग को बताए थे स्वपरागण की क्रियाएं जो है द्विलिंगी पुष्पों में होगा, यानी वैसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक जो है समाहित होगा, उसमें ही जो है केवल क्या होगा? स्वपरागण की घटनाएं हो सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, परागकोश क्या दर्शाता है? जो परागकोश है वह क्या दर्शाता है? स्पोरोजीनियम को दर्शाता है। किसको? स्पोरोजीनियम को जो है, ठीक है नहीं, स्पोरोजीनियम को दर्शाएगा परागकोश, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? जो विकासशील परागकण होता है उसको पोषण जो किससे मिलता है? टेपिटम से। किससे? टेपिटम से जो उसको पोषण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि? जो परागकण है वह पीला रंग का होता है, नहीं हरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता हरा? क्योंकि उसमें जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी हरित लवक अगर पाया जाता तो वह भी क्या होता? हरा हो जाता, लेकिन परागकण में जो हरित लवक नहीं पाए जाने के कारण जो परागकण क्या होता? हरा नहीं होता है। इसको स्वाभाविक सी बात है, जब हरित लवक ही नहीं होगा तो हरा होगा नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजीनियस कोशिका हो तो परागकण की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसका हो जाएगा 16। कितना होगा? 16, क्योंकि यह अड़सूत्री विभाजन करता है। अड़सूत्री विभाजन जैसे करेगा तो एक स्पोरोजीनियस कोशिका जो 4 भाग में बढ़ता है, ठीक है, तो 4 वो है तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 16, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परागकण में जैसे कैप्चर
पॉलीलेडिक संख्या होती है कितना, प्लाइड की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन, अगुणित। यानी कोई भी परागकण जो होगा वह अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित, याद रखना है अगुणित। इसका जो है अगुणित को दर्शाते हैं हम लोग एन से, एन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परागकण इम्ब्रियो सेक से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, जो परागकण इम्ब्रियो सेक जो है यह किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन दिया है शुक्र अंड से, नर गेमेटोफाइट्स या मादा गेमेटोफाइट्स से, या नर। तो इसमें हो जाएगा नर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है यानी बी दिया है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर में आप लोग देख लीजिए, इसका हो जाएगा नर गेमेटोफाइट्स मादा गेमेटोफाइट्स से इसका जो है संबंध, यानी परागकण इम्ब्रियो सेक से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार जैसे नर गेमेटोफाइट जैसे है उस जिस प्रकार से जब मादा गेमेटोफाइट से उसी प्रकार से, याद रखेंगे इसको भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1000 परागकण से कितने पराग मातृकोशिका का निर्माण होता है। यानी 1000 परागकण से जो है कितने, 1000 परागकण जो है कितने पराग मातृकोशिका से बना होगा। इसमें जो है एक पराग मातृकोशिका से 4 बनता है। ठीक है, तो 4 गो परागकण बनता है। तो सिंपल सी है, इसमें 4 से अगर भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1000 में अगर 4 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा, 250 मातृकोशिकाएं होगा। 250 मातृकोशिकाएं से जो है 1000 परागकण का जो निर्माण हुआ होगा। ठीक है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 250, याद रखेंगे। ठीक है, आइए किसी परागकोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वह द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होगा। किसी भी परागकोश में के पोलन सेक मतलब परागकोश में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी मातृकोशिकाएं जो होगा वह क्या होगा, द्विगुणित होगा। इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है परागकण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है। जो परागकण के साथ पराग नलिका जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो यह नर स्पोरोफाइट्स को जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं। जो किसी परिपक्व परागकण में जो कितने न्यूक्लियाइड होते हैं, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 2, कितना हो जाएगा, 2 होगा। यानी किसी भी परिपक्व परागकण में जो है कितने न्यूक्लियाइड होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होता है, जो परागकण होता है वह पीला रंग का होता है। क्यों होता है पीला रंग का, क्योंकि इसमें मौजूद होता है फ्लेवोनॉइड्स एवं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, याद रखेंगे। कैरोटीनॉइड्स जो है इसमें मौजूद रहता है, जिसके कारण जो है परागकण पीला रंग का जो है दिखता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है परागकण का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है। ठीक है, क्योंकि परागकण में जो है जो कोशिका द्रव होता है उसमें वसा एवं स्टार्च की मात्रा जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखेंगे इस मामले में जो है परागकण का जो कोशिका द्रव क्या होगा, धनी होगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया कि पर परागण स्वयं परागण से अच्छा होता है क्योंकि। जो पर परागण होता है वह स्वयं परागण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, यानी बेहतर नवीन विष्टियां उत्पन्न, यानी नए नए जाति का जो है निर्माण होने का जो संभावना जो है बना रहता है किसमें, पर परागण में। इसलिए जो है पर परागण क्या है, स्वयं परागण से अच्छा विधि है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न, वायु परागण डैश में होता है। जो वायु परागण होगा वह किस में होगा, तो नारियल में जो है वायु परागण होता है। किस में होता है, नारियल में वायु परागण होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है परागकणों लघु बीजाणु से उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृकोशिका में डैश होता है। जो परागकणों में लघु बीजाणु से उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृकोशिका का क्या हो रहा था, इसका जो है सिंपल सा आंसर है, एक जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2 समसूत्री विभाजन होगा। यानी एक बार जो लघु बीजाणु मातृकोशिका होगा उसमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2 बार जो है क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप जो है परागकण का जो है निर्माण हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 1 अर्धसूत्री विभाजन एवं 2 समसूत्री विभाजन होता
है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा डिप्लॉयड है, ठीक है। इसमें कौन जो है डिप्लॉयड है, इसका आंसर एमएमसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएमसी, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? जो अंडाशय के अंदर का जो एक उत्तक वाला भाग होता है जो ओव्यूल्स यानी अंड से जो है जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फनिकल, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में विषम यानी बेमेल को चुनिए, जो कौन इसमें से सबसे अलग है? तो ओव्यूल जो है क्या हो जाएगा? अंड जो है सबसे अलग है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्रोफाइल किसमें पाया जाता है? मैक्रोफाइल किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एट हो जाएगा। एटट लिखा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है, मादा गेमेटोफाइट्स दर्शाता है, जो मादा गेमेटोफाइट्स है वह क्या दर्शाता है? नहीं, मादा गेमेटोफाइट जो है यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है, ओव्यूल यानी अंड को, एम्ब्रियो सेक को, यो माइक्रोस्पोर मदर सेल को, यो माइक्रोफेल क्या लिखा है जी, यानी मेगा स्पोरोलिफिलम को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखें, एम्ब्रियोसेक यानी मादा गेमेटोफाइट्स जो है यह एम्ब्रियोसेक को दर्शाता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को जो है याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवृतबीजी का फीमेल गेमेटोफाइट्स क्या दर्शाता है? जो फीमेल गेमेटोफाइट्स होता है वह क्या दर्शाएगा किसी भी आवृतबीजी में? तो जो है एग यानी मतलब अंड को दर्शाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि निषेचन के समय किसी निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गेमेटोफाइट्स में होता है। इसका आंसर हो जाएगा 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होगा। क्या होगा? 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होता है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? जो फिलीफॉर्म उपकरण है वह किसका विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनगाइड्स का, ठीक है, सेनरीगाइड्स इसका जो है आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सेक बनाता है क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। क्या हो जाएगा? फंक्शनल मेगास्पोर हो जाएगा। नहीं, एक गुणित कोशिका को जो समसूत्री विभाजन द्वारा जो एम्ब्रियो सेक बनाता है उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मध्य कोशिका। क्या बोलते हैं? मध्य कोशिका बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक की जो है क्या अरेंजमेंट होता है? आप लोग को पता ही है कि निभाग की ओर 3 केंद्रक होगा, मध्य में 2 होगा और बीजांड द्वार की ओर 3 होगा। तो इसका हो जाएगा 3 2 3। क्या हो जाएगा? 3 2 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेपिटम जो ओव्यूल में बदलाव हो क्या कहलाता है? जो टेग्यूमेंट जो ओव्यूल में बदल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट, ठीक है। टेपिटम क्या बोलते हैं? टेपिटम था, टेपिटम जो ओव्यूल में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट टेपिटम, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा किसी आवृतबीजी में टेट्राड के चारों ओर माइक्रोस्पोर से जो है ढका रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेमेन। क्या जाएगा? स्टेमेन से जो है ढका रहता है। तो वीडियो तो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, फटाफट जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं, और भी प्रश्न जो इसमें बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है इसमें है। आप लोग ध्यान से जो है पूरा धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत जो है मजा आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवृतबीजी यानी एक बीजपत्री के नर गेमेटोफाइट्स होते हैं माइक्रोस्पोर। क्या जाएगा? माइक्रोस्पोर। आइए नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है किसी पुष्पीय पौधे में एक पोलेन मदर सेल से एक मैच्योर गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। मैच्योर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो एक मैच्योर गेमेटोफाइट्स का जो निर्माण होता है एक पोलेन मदर सेल से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पोलेन किट रासायनिक रूप से बना होता है। जो पोलेन किट होता है वह रासायनिक रूप से किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड का बना होगा। किसका? लिपिड का या केराटिनॉइड्स का। किसका? केराटिनॉइड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोगेमी के लिए अनुकूल है। ऑटोगेमी के लिए अनुकूल है होमोगेमी। इसका आंसर हो जाएगा होमोगेमी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एस्टेग्यूल्म किसका भाग होता है? यानी एस्कोल्ट क्या लिखा जी? एस्टेग्यूम्स, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या किसका भाग होता है? तो इसका हो जाएगा ग्रास कॉर्टेलॉइड्स का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसका आंसर जो है आप लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका हिंदी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की जो आवश्यकता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, यानी एक स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है? तो 25 यानी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो आम में एरिल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, आम में जो है एरिल नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? यानी इसमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके जो भ्रूणपोष बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो द्वितीयक केंद्र था। ठीक है, द्वितीयक केंद्र जो है संयोजन करके भ्रूणपोष का जो है निर्माण करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वायु परांगित पुष्प सामान्यतः होते हैं। जो वायु परांगित पुष्प होगा वह सामान्यतः कैसा होता है? आकर्षक, छोटे और रंगीन। तो इसका आंसर जो आकर्षक और रंगीन होगा। क्या होगा? यानी जो वायु परांगित पुष्प होगा वह आकर्षक होगा और रंगीन होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? जो चींटी के द्वारा जब कोई भी पुष्प में परागन क्रियाएं सफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्मिकोफिली। क्या बोलते हैं? मार्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली, याद रखेंगे। या हिंदी में इसको बोला जाए तो चींटी परांगित पुष्प भी बोल सकते हैं या कीट परांगित पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीट परांगित पुष्प बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। सामान्यतः कैप्सेला में जो भ्रूणपोष होता है वह त्रिगुणित होगा। क्या होगा? त्रिगुणित, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः होता है 7 कोशिकीय। ठीक है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष जो होता है वह 7 कोशिकीय होता है, क्योंकि उसमें 7 कोशिका जो पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें केंद्रक कितना पाया जाता है? केंद्रकों की संख्या, कोशिका तो 7 हो जाएगा, केंद्रक कितना होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट्स की अंतिम है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से ही जो है बीजांड के बीजांडकाय में पाए जाने वाले रचना स्पोरोफाइट्स जो बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद, यानी केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होता है? बहुभ्रूणता जो सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में होता है, इसको याद रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुभ्रूणता किसमें ज्यादा होता है? तो जिम्नोस्पर्म में। आइए नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N तथा 3N स्थिति मिलती है क्रमशः।
इसका आंसर हो जाएगा अंड में जो है हो जाएगा n, मतलब अगुणित होता है। बीजांडकाय जो होता है वह द्विगुणित होता है, 2n हो जाएगा। और भ्रूणपोष जो होगा वह त्रिगुणित होता है, इसलिए 3n हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। जो बीजांड द्वार होगा, द्वारा लिखा गया, बीजांड द्वार और निभाग जो होगा वह क्या होगा, यानी बीजांड वृंत से तिरछा होगा। क्या होगा, बीजांड वृंत से, बताए थे हम लोग, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे हम लोग। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में जो है बीजांड द्वार जो और निभाग जो है थोड़ा क्या होता है, बीजांड तिरछा होता है। क्या होता है, तिरछा, याद रखेंगे। तो याद रखना है उसको। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो बीजांड होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसमें, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। यानी बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोलिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोलॉजी बोलेंगे पराग एवं बीजांड के अध्ययन को। नेक्स्ट प्रश्न है पराग कण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। जो पराग कण में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें जो है विटामिन बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन बी जो है परागकण में पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक जो है किसे बोला जाता है, तो पंचानन महेश्वरी को जो बोला जाएगा, पी महेश्वरी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो भूम्युपरिक, क्या बोलेंगे, भूम्युपरिक बोलेंगे इसको, ठीक है, याद रखेंगे। यानी बीजांड के उस अंकुरन को जो यानी जिसमें बीजांड पत्र भ्रूण के यानी भूमि के ऊपर आ जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, भूम्युपरिक, क्या बोलेंगे, भूम्युपरिक, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, कहते हैं बीजांड के वृंत को कहते हैं, जो बीजांड है उसके वृंत को कहते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। कहते हैं वह स्थान जहां बीजांड और बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं, नाभिका, पढ़े थे हम लोग। जो बीजांड और बीजांड वृंत जो है जिस स्थान पर आपस में जुड़ा रहता है उस स्थान को बोलते हैं नाभिका, ठीक है, याद रखेंगे, नाभिका, हाइलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ पुष्पियों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्रकृति रोध होने के कारण होते हैं जिसके कारण परागण मुश्किल होता है या नहीं भी होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। यह जो आंसर पहले भी आ गया, हरकोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरकोगेमी, यानी कुछ पुष्प होता है जिसके परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच जो कुछ क्या होता है, रुकावट रोध हो जाता है, जिसके कारण जो परागण की क्रियाएं जो संपन्न नहीं हो पाता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं हरकोगेमी। क्या बोलते हैं, हरकोगेमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अंड उपकरण में होते हैं। जो अंड उपकरण होगा उसमें क्या होगा, अंड होगा वह सहायक कोशिका, जो बताए थे एक अंड कोशिका होगा और दो सहायक कोशिका होगा, दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, अंड उपकरण बोलेंगे या समुच्च उसको भी बोला जाता है, अंड समुच्च भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आवृत बीजियों में मादा युग्मकोभिंद कहलाता है। जो आवृत बीजियों में मादा युग्मकोभिंद कहलाता है भ्रूणकोश। क्या कहलाता है, भ्रूणकोश जो है क्या है, आवृत बीजी में मादा युग्मकोभिंद की प्रथम कोशिका, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। क्या बोले, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, इसका आंसर है बीज। क्या जाएगा, बीज, याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे सामान्य प्रकार के बीजांड को एनाट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार के बीजांड को एनाट्रोपस बोला जाता है,
ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पादप स्पीशीज में जिसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए इसकी ल्यूरोन परत की कोशिकाएं में गुणसूत्र की संख्याएं कितने होगी? इसका आंसर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। जो द्विनिषेचन जब होता है उसके परिणाम से क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूणपोष। ठीक है, द्विनिषेचन के परिणाम होता है भ्रूणपोष का जो निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइपेंथेडियम क्या है? हाइपेंथेडियम यानी पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? तो पीपल में। किसमें? पीपल में पाया जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जो स्टूडेंट यहाँ तक आप वीडियो देखते देखते पहुँच गए हैं तो इस बात से पता चलता है कि आप लोग का जो है पढ़ने के प्रति जो कितना दिलचस्पी है। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए जो है जो भी लाभदायक वीडियो होता है यहाँ पर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को जो है शेयर करने की कृपा करेंगे। ठीक है, और उनको भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, यही आप लोग से जो विनती होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पादप में बीज को करें? निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं होता है? इसका आ जाएगा चीर का बीज। क्या आ जाएगा? चीर का पेड़ जो है उसमें बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। याद रखेंगे, चीर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि फलनी फल कौन है? भूमि फलनी फल इसमें से कौन है? इसका आंसर जो है मूंगफली। भूमि फलनी फल मतलब भूमि के अंदर फलता है, मूंगफली इसका जो है याद रखेंगे, मूंगफली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो, ठीक है, यह संभवतः उसमें क्या होगा? तो उसमें जो है कीट परागित हो सकता है। क्या होगा? अगर चमकीला होगा, ठीक है, नेक्टर स्रावित करेगा तो उसमें जो है कीट परागन की क्रियाएं जो है संपन्न हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बीज चोल खाया जाता है किसका? इसमें जो है शरीफा, सेब, नारियल। इसका हो जाएगा शरीफा आंसर। क्या जाएगा? बीज चोल खाया जाता है शरीफा का, जो हम लोग बीज चोल खाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पुष्पकर्मी पौधे में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n = 265 है। पौधे लिटोरोसा में जो न्यूनतम संख्या है कितना? 2n = 4। मतलब 2n जब द्विगुणित होगा, ठीक है, उसमें जो है 4 कोशिकाएं का जो निर्माण होगा। और यहाँ पर जो है बोल दिया कितना? अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n = 65 है। यह द्विगुणित होगा। क्या होगा? अधिकतम एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें 4 बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है। ठीक है, इससे कितने लिंकेज समूह होंगे? यानी मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है तो इसमें कितने लिंकेज समूह जो है बनेगा? तो 10 ही बनेगा। ठीक है, लिंकेज समूह मतलब मातृ कोशिकाएं जो है 10 ही बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन का। कोई भी परागकण जो है उसका बाहरी सतह जो होता है वह यानी स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका? स्पोरोपोलेनिन का। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ओव्यूल का शरीर एम्ब्रियोसेक, मैक्रोफाइल तथा फनिकल यदि एक सीधी में हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, जो अंड द्वार होगा, एम्ब्रियोसेक होगा, क्या लिखा? मैक्रोफाइल तथा फेनिकल होगा। यह सब अगर एक ही सिद्ध में तीनों होगा उसको बोला जाएगा ऑर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस। उस प्रकार के बीजांड को क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस बीजांड। याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तथा
भ्रूण कोश घोड़े के नाल नुमा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। क्या बोलते हैं? एम्फीट्रोपस, जिसका कि क्या होता है? वह मुड़ा हुआ होता है और उसका भ्रूण कोश जो होता है घोड़े के नाल के समान का जो है होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परागकण का हस्तांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिमोफिली। जब वायु के द्वारा परागकण का हस्तांतरण होगा तो एनिमोफिली उसको बोलेंगे, यानी वायु परागण बोलेंगे। ठीक है, इस घटना को। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में किसमें जो है क्लिस्टोगेमी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोमेलिना में। किसमें? कोमेलिना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परागण एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिटेनोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिटेनोगेमी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परागण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहेंगे? अगर परागण क्रियाएं जो मधुमक्खी के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली इसको बोलेंगे क्या? एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोफिली बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? जो पक्षी के द्वारा परागण होगा उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवृतबीजी के भ्रूण पोष कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होगी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 याद रखेंगे, यानी 16 अगर होगा किसी में तो उसका जो 8 हो जाएगा। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही फल है? सही फल मतलब सत्य फल है, तो नारियल जो है यह क्या है? सही फल यानी सत्य फल है। ठीक है, याद रखेंगे। लीची का खाने योग्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? जो लीची का खाने योग्य भाग होता है उसको फेलिस एरिल बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्थसूत्री विभाजन की संख्याएं जरूरी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 नहीं जी, 400। क्या हो जाएगा? 400। इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, याद रखेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? एंथर वाल का हिस्सा कौन जो है नहीं है? इंडोथिलियम जो है यह एंथर वाल का जो हिस्सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एग एपेक्सचर बना होता है? ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों, एग सेल का और एंटीपोडल्स दोनों का हो जाएगा। याद रखेंगे, एग सेल और एंटीपोडल्स का बना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल के इंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड के रूप में जो है पाया जाता है? इसको जो हम लोग बोलते हैं नारियल बीज का लिक्विड। क्या बोलते हैं? नारियल बीज का लिक्विड इंडोस्पर्म। नारियल बीज का लिक्विड इंडोस्पर्म होता है वो। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है? जो परिवर्धन भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का जो उपयोग किसके बीज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर में। किसमें? मटर में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन हम लोग खाते हैं। क्या कहते हैं? सेब का पुष्पासन को हम लोग खाते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो भ्रूणपोष होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं पौधे में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित होगा। भ्रूणपोष जो क्या होता है? त्रिगुणित होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। जो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है वह द्विकेंद्रकीय होता है। क्या होता है? द्विकेंद्रकीय होता है। भ्रूणकोश की केंद्रक में जो कोशिकाएं होता है वह द्विकेंद्रकीय होता है। याद रखेंगे, 2 केंद्रक पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें जल परागण होता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रीला में जो है जल के द्वारा जो है परागण क्रियाएं संपन्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुमीलिय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। जो अनुमीलिय परागण होगा, परागण वाले पौधे होंगे उसमें निश्चित रूप से स्वयं परागण होगा। क्या होगा? स्वयं परागण की जो है घटनाएं होगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोजेनेसिस। क्या है? स्पोरोजेनेसिस कहते हैं किसे? तो बीजाणु के विकास एवं निर्माण को जो है स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनेसिस, यानी बीजांड के विकास एवं निर्माण को जो हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मदर काउस परागकोष पाए जाते हैं किसमें? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिबिस्कस में। किसमें? हिबिस्कस यानी गुड़हल में। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें परागकण का अध्ययन को हम लोग पोलिनोलॉजी कहते हैं, यानी परागकण का अध्ययन को पोलिनोलॉजी बोलेंगे, पोलिनोलॉजी। ठीक है। तो याद रखेंगे आज का जो यह महत्वपूर्ण प्रश्न था 191 प्रश्न। ठीक है। इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इसके अंदर से ही प्रश्न आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो यदि आप लोग फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखे हैं तो जा करके जो प्लेलिस्ट में उसको भी देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।